सो वी आर नाउ डिस्कसिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम सबसे पहले किडनी की पोजीशन डिस्कस कर रहे थे कि वेयर आर द किडनीज लोकेटेड। अगर आप बॉडी का इस तरीके से सेक्शन करके उसे टॉप व्यू से देखेंगे तो यू विल सी दैट इफ दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी ईदर साइड्स पे एग्जिस्ट करती हैं दोनों किडनीज। मतलब जहां से स्पाइन इनवर्ड बेंट लेती है थोड़ा सा, उसकी ईदर साइड्स पे। तो इफ यू लाइक बेंड अ लिटिल फॉरवर्ड, आगे बेंड करते हैं, तो जहां से ही और बैक इज बेंडिंग इनसाइड, वहां पर उसकी ईदर साइड्स पे स्पाइन की दोनों किडनीज होती हैं। और ये वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जिन्हें किडनी स्टोन पेन करता है, क्योंकि उनके बैक में ज्यादा पेन हो रही होती है। राइट, एक बहुत शार्प पेन बैक पे आ रहा होता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्टोन्स इन द किडनी और स्टोन स्टक इन द यूरेटर्स। सो अभी ये जो है इनकी लोकेशन समझ में आ गई कि ये टुवर्ड्स द बैक, हमारी बैक के टुवर्ड्स में ईदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे एग्जिस्ट करती हैं दोनों किडनीज। अब दोनों किडनीज में क्या है, बड़ी डिटेल में बड़े अच्छे से करेंगे क्योंकि एमसीक्यू बहुत डिटेल में आ जाते हैं इसके। दिस इज रीनल आर्टरी, आर्टरी carrying it towards, right? So renal artery, and then there is renal vein. So I'm coloring that blue. ये रहा रीनल वेन। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो है इट एंटर्स द किडनी एंड थ्रू दिस थिक artery that it is entering, ये further divides into finer arterioles, फाइनर चेन्स में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है बेटा। एंड देन इसी तरीके से डिवाइडेड होता है रीनल वेन भी। तो जो रीनल वेन एंटर कर रहा है किडनी में, वो भी इसी तरीके से इनटू ब्रांचेस डिवाइड हो जाता है। राइट, और अब क्या होता है, व्हेन दे गेट डिवाइडेड, बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक आगे डिविजन्स होते हैं इनके। तो ऐसे 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 इस तरीके से दे ऑल गेट डिवाइडेड लाइक दिस। इसी तरीके से बहुत फाइनर थ्रेड्स में इस तरीके से दी arteries and veins, they get divided, and what are they called then? They're called then capillaries. So this is like this one getting into a finer mesh, this one also getting into a finer mesh। इस तरीके से किडनी के अंदर फर्दर डिवीजन होता है। राइट एवरीवन, ये ऐसे। अभी जो आपकी किडनी होती है ना, उसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। मैं किडनी को ड्रॉ कर दूं यहाँ पर इस तरीके से। किडनी पेन की शेप होती है ना ऐसा, राइट। तो इस तरीके से आपकी किडनी का स्ट्रक्चर है। जो ये बाहर का पूरा पोर्शन आप देख रहे हो जिसमें मोस्टली कैपिलरीज हैं, इस पोर्शन को आप कॉर्टेक्स कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? कॉर्टेक्स। और यहाँ पर बीच में जो ट्रायंगुलर रीजन प्रेजेंट होता है, मैं उसे शेड कर देती हूँ विद डिफरेंट कलर, लेट दैट बी ऑरेंज। इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगुलर कप्स दिखेंगे आपको बीच में, लाइक दिस। और इन ट्रायंगुलर कप्स को क्या कहते हैं, ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज मेडिला। तो रीनल मेडिला बोलते हैं इसको। रीनल मतलब एवरीथिंग एसोसिएटेड विद किडनी इज रीनल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडिला। तो रीनल नीरन सब जगह मतलब किडनीज। जैसे हमने पल्मोनरी वर्ड पढ़ा था फॉर लंग्स, वैसे रीनल वर्ड इज फॉर किडनीज। तो दिस इज रीनल मेडिला एंड दिस इज रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है बच्चे, समझ में आया अभी तक इतना स्ट्रक्चर? कोई प्रॉब्लम? यहाँ बीच में एक स्पेस होती है स्टोरेज के लिए। ये यहाँ ये जो इस तरीके से फ्लोरल सा स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिखेगा यहाँ पर, ये पूरा, ये आपको पता है कैसा दिखेगा जब ये ड्रॉन होगा प्रॉपरली? तो ये जैसे जैसे हम फ्लावर देखते हैं, तो मैं फ्लावर उल्टा ड्रॉ कर रही हूँ। तो फ्लावर के पास सेपल्स होती है ना,
जिसे आप साइंटिफिक लैंग्वेज में कैलेक्स कहते हो, है ना। ये जो सेपल्स होती हैं, याद है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि दे आर नोन एज कैलिक्स। और पेटल्स को, जब आप एट्थ क्लास तक जिन्हें पेटल्स पढ़ते थे उन्हें नाइन्थ में कोरोला बोलते हैं, है ना। तो ये जो कैलिक्स पार्ट है, बिल्कुल उस तरीके से ये ड्राइंग आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इसीलिए इस नाम को, इस जगह को आप रीनल कैलिक्स भी कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चे, समझ में आई सबको। ये रीजन क्या है, दिस ऑल इज रीनल कैलिक्स। रीनल कैलिक्स भी कह सकते हैं और इसे रीनल पेल्विस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेनली, अब यहाँ पे सारा यूरिन जो बन गया है वो आकर मतलब यहाँ से होते हुए वो रीनल वेन के थ्रू बाहर आ जाता है। नहीं, रीनल वेन के थ्रू नहीं, यूरेटर्स के थ्रू। अभी वो भी बताती हूँ। अच्छा, अभी देखिए, अभी यहाँ पर, अब ये था किडनी का स्ट्रक्चर, लेकिन किडनी का स्ट्रक्चर actually is made up of millions of tiny subunits called as nephrons. तो मेन जो फंक्शनल यूनिट है जिसने यूरिन बनाना है, दैट इज नेफ्रॉन एंड नॉट किडनी। तो देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी। अब हमें पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में। तो मैं यहाँ पर नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। नेफ्रॉन का डायग्राम पहले एक बार आपको इसमें बनाकर दिखाती हूँ विद अ डिफरेंट कलर, की कंफ्यूजन नहीं हो। तो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, यहाँ पर एक कप शेप चीज होती है, फिर उसके अंदर से कुछ स्पाइरल निकल रहा है, फिर उसके नीचे एक यू ड्रॉन है, फिर ऊपर फिर एक स्पाइरल है, और फिर वो इसी में जो हमने ये पोर्शन पढ़ा मेडुला पोर्शन, इसके अंदर आ जाता है। कुछ समझ नहीं आया ना, एक बार दोबारा से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपके लिए मेडुला पोर्शन बना देती हूँ इस तरीके से, ये कप शेप। और इसके अंदर अब मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। कॉर्टेक्स रीजन से शुरू होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे इसे। फिर इसके अंदर एक रिगली सी ट्यूब, थोड़ा मैं उस रिगली ट्यूब को कम स्पेस ऑक्यूपाई कराती हूँ ताकि मैं इस पूरे को फिट कर सकूं। उसके बाद यहाँ पर शुरू होती है एक फाइन सा यू शेप ट्यूब, जिसे आप लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। देन goes another convoluted tubule यहाँ पर, and which finally joins into connect a conducting tube। और इस कंडक्टिंग ट्यूब में एक जैसे ये कनेक्टेड है, ऐसे ही और बहुत सारे नेफ्रॉन्स अलग अलग ब्रांचेस से इनमें कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो, ये नेफ्रॉन अपना जो पार्टिकल है वो कहाँ से लाएगा, यहाँ से लाएगा, ऐसे यहाँ से ट्रैवल करेगा, जो पार्टिकल्स उसको एक्सक्रीट करने हैं, यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल करते हुए फाइनली वो कंडक्टिव ट्यूब में यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे यहाँ से एक नेफ्रॉन ला रहा होगा, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन। तो काफी सारे नेफ्रॉन्स कंडक्टिव ट्यूब के अंदर अपने फिल्ट्रेट को डाल रहे होंगे, यूरिन जो बनाया है उसे डाल रहे होंगे। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट। तो इसका मतलब नेफ्रॉन एग्जिस्ट कहाँ करता है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसका most of the half portion is in kidney renal cortex, kidney cortex, renal cortex, और loop of Henle and conductive tube is in the medulla portion। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। मेड्यूला में क्या है, हमारी बॉडी में दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, वो 10th क्लास में कहीं बताया नहीं जाता, सीनियर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे कि छोटा नेफ्रॉन बड़ा नेफ्रॉन, दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं, दोनों का फंक्शन भी अलग है, थोड़ा थोड़ा सा, दोनों का फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा सा अलग है। छोटे नेफ्रॉन्स 80% होते हैं रफली, और बड़े नेफ्रॉन्स 20% होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट। लेकिन मतलब ये नहीं भी पता होगा तो चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर कभी एमसीक्यूज नहीं देखे गए हैं। लेकिन यस, नेफ्रॉन की पोजीशनिंग इज इम्पोर्टेंट। ये पोर्शन कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर बोमेन्स कैप्सूल, देन दिस फर्स्ट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन हेनवेज लूप, देन सेकंड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और कंडक्टिव ट्यूब अब अगेन इन मेड्यूला। ये दोनों पोर्शन कंडक्टिव ट्यूब में होते हैं। इतनी बात आ रही है सबको समझ में कि नहीं आ रही। अब मैं इस स्ट्रक्चर को और जूम इन करती हूँ और आपको इसको और अच्छे से दिखाती हूँ कि अब ये फंक्शन कैसे करता है। इतना अभी तक सबको समझ में आ गया ना,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, अब मैं यहाँ पर एक और स्क्रीन क्रिएट कर देती हूँ मेरी और एक फर्दर जूम्ड इन ड्राइंग के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बोमेंस कैप्सूल बनाकर दिखाया। मैं इसे कुछ ऐसा हैंडकफ जैसा शेप दे रही हूँ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता ये शेप। लिटरली जैसे कुल्हड़ होते हैं ना, अ कप विद अ नैरो माउथ, थोड़ा सा जैसे हम नॉर्मल टी के कप्स देखते हैं तो वो क्या होते हैं, ऊपर से ब्रॉडर होते हैं। कुल्हड़, हावर कुल्हड़, उनका माउथ इज नैरो, है ना। तो ऐसा नैरो माउथ वाले होते हैं ये। तो इट इज अ 3D स्ट्रक्चर, एक कप है पूरा, बट आप उसे ड्राइंग में 3D कैसे दिखा सकते हो, इसीलिए आप उसको ऐसा ड्रॉ कर रहे हो। बट ये ऐसा ऐसा रिंग शेप नहीं है ये, कि ऊपर से एम्प्टी नहीं है ये, ऊपर से भी, मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे आपने एक स्फीयर लिया, एक बॉल लिया, और उसको एक कॉर्नर से छोटा सा सर्कल ओपनिंग देके और स्कूप आउट कर लिया उसे पूरा, तो वो जो हॉलो चीज बच जाएगी, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। आ गई बात समझ में? ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स, और बोमेन एक नाम है, डबल एन आएगा ना, नाम अभी ये चेक करके बताती हूँ, डबल एन आएगा कि सिंगल एन आएगा। तो बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसको, राइट हाँ, बेटा? सिंगल एन दिया। क्या बेटू? बुक में सिंगल एन दिया है। सिंगल एन है, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है बच्चे, अब ये जो यहाँ पर होता क्या है, अब ड्राइंग से बताती हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर ना कुछ एक वेसल्स एंटर कर रही हैं, थोड़ा ब्रॉडर हो गया, हम्म, इस तरीके से एंटर कर रही है, और यहाँ एक पूरा मेश बना रही है कुछ, और फाइनर थिनर वन बाहर एग्जिट कर रही हैं। तो ये क्या है? ये दो ब्लड वेसल्स हैं जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, इट्स लाइक आप ऐसे समझ लें कि उलझा हुआ थ्रेड है एक, जो आपने उस कप के अंदर डाल दिया है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या है? कि जैसे ये वायर है, ऐसे 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 कर दी, ऐसे, और उस कप के अंदर डाल दी, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? अब लेकिन ये बड़ी स्मार्ट वायर्स है। क्या है ये? यहां से जो वेसल ब्लड लेकर जा रही है, दैट इज थिकर, और इसे कहते हैं एफरेंट ब्लड वेसल, एफरेंट। और जो निकल रही है, दैट इज थिनर वन, और दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट। अब ये एफरेंट और इफरेंट का क्या गेम है? आप मुझे एक बात बताओ, हैव यू एवर नोटिस्ड while watering your plants, what happens if you narrow down the mouth of the pipe from which you are watering? क्या होता है अगर उसको नैरो डाउन कर दो तो, ऐसा पिचका दिया उसको अच्छे से तो? स्ट्रीम गोज फास्ट, राइट? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना ट्यूब के अंदर, क्योंकि आपने उसको नैरो कर दिया। क्योंकि वो जो ज्यादा स्पेस लेकर आ रहा था, अगर ऐसे ज्यादा स्पेस लेकर आ रहा था, आपने उसे नैरो कर दिया, तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बेटा? पीछे से तो वाटर आ रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ जाना चाहिए ना, है ना? बिल्कुल यही हो रहा है एफरेंट और इफरेंट ट्यूब में। पहले एफरेंट ट्यूब जो है, इट गोज इनटू कैपिलरीज, बहुत फाइन हेयर लाइक कैपिलरीज में चेंज हो जाती है, और जो जा रही है वहां से ब्लड वेसल, दैट इज थिनर एफरेंट। व्हाट इज दिस फॉर? दिस इज एक्चुअली रेगुलेटिंग प्रेशर। ये प्रेशर इंक्रीज करती है इससे। और प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, एक पुश क्रिएट होता है, जिससे लाइक फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है चीजें, वैसे ही बोमेन्स कैप्सूल यहाँ से जो एक्सक्रीट आउट करना है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिल्टर आउट करना है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी बात आई समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से takes the turn, अब ये जो Bowman's capsule है, now it will lead into a convoluted tubule. What is the meaning of word convoluted? Convoluted मतलब ऐसा राउंड 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 ऐसा ऐसा घूमने वाला ना, is convoluted। उसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, कैसे एक्सप्लेन करें? रिगली टाइप, नो, है ना? तो कुछ इस तरीके से ट्यूब जो है यहाँ से, ये अभी बाद में,
इस तरीके से, हाँ जा। ठीक है बेटा। अब इसको क्या कहेंगे, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमेटेड, proximal convoluted tubule. The word proximal साइंस में होता है कमिंग फर्स्ट या क्लोजर। तो क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के पास है, क्लोजर है, इसीलिए व्हाट इज दिस, प्रॉक्सिमल। कॉन्व्यूलेटेड मींस थोड़ा रिगली रिगली सा, एंड ट्यूब्यूल मींस फाइनर ट्यूब्स। तो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बच्चे, इतना आया बात समझ में। इसके बाद दिस टर्न्स इनटू वेरी फाइन लूप कॉल्ड हेनलेज लूप। ये जो सब नाम है ना, ये साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए दिए गए हैं बेटा, जिन्होंने इन्हें फाइंड किया था, डिस्कवर किया था। तो ये जो लूप है इसे लूप ऑफ हेनलेज कहते हैं, हेनलेज लूप कहते हैं। इसके अंदर वन इज दिस डिसेंडिंग लिम्ब, एक नीचे आ रहा है, एंड इसका ये जो है असेंडिंग लिम्ब। गेटिंग इट बच्चे और नॉट? यहां से फिर से शुरू हो जाएगा एक कॉन्वुलेटेड थिंग, जिसे हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी, डिस्टल मींस समथिंग दैट इज फार ऑफ। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, अंडरस्टूड। इसके बाद ये कंडक्टिव ट्यूब में चला जाएगा जैसे पहले बताया, और कंडक्टिव ट्यूब में सिर्फ एक ही नेफ्रॉन नहीं और बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए एंट्री होगी। ठीक है, आ गई सबको बात इतनी समझ में? अब इसकी फंक्शनिंग समझे क्या, सबको पोजीशनिंग समझ में आ गई, कैसे काम कर रहा है? कोई दिक्कत किसी को अभी तक, बोलो। नहीं ना? चले अभी आगे। ओके। अच्छा, एक और किडनी में बात बता दूं। अब जैसे मान ले यहाँ पर कंडक्टिंग ट्यूब में आ गया, तो बहुत सारी जो कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, ये सारी की सारी मेड्यूला में यूरिन इकट्ठा करती हैं। वो फाइनली देन यूरिन जाता है, जो कैलिक्स पोर्शन है, पेल्विस है वहां पर, और वहां से यहाँ नीचे से, ये इस पोर्शन से, जहां पर आर्टरीज और वेन्स है वहां से नहीं, उनके नीचे से निकल रही होती है यूरेटर्स। और ये सब अपना यूरिन जो है वो, सारी की सारी मेडुला अपना यूरिन जो है वो यूरेटर्स में डाल देती हैं, और देन थ्रू द यूरेटर्स वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, एंड देन एक छोटी सी ट्यूब यूरेथरा, जिससे हम उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यूरेथरा की लेंथ इन फीमेल्स इज वेरी शॉर्ट, लाइक रफली सम सेंटीमीटर्स, अंडर 5 सेंटीमीटर। और जो मेल्स में होती है इट इज समवेयर अराउंड 15 सेंटीमीटर्स। तो यूरेथ्रा की लेंथ डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म पे। तो दिस इज द फाइन ट्यूब। अभी यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, रफली हाफ अ लीटर अराउंड, वैल्यूएल चेक एंड टेल, वॉल्यूम मुझे याद नहीं आ रहा, रफली हाफ, रफली हाफ अ लीटर आप एक टाइम पे एम्प्टी आउट कर सकते हो। हाँ कुछ ऐसा ही था, हाफ हाफ अ लीटर ही था, फिर भी मैं चेक करके बता दूंगी। तो आप रफली हाफ अ लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकते हो। और मतलब एक्चुअली कैपेसिटी शायद थोड़ी कम होती है, कुछ शायद हो सकता है 300 ml हो, 350 ml हो, लेकिन उससे अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑल्सो वी कैन होल्ड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट प्लेस टू यूरिनेट। तो तो अप्रोक्सीमेटली 500 आप ml लगा सकते हो, जो कैपेसिटी होती है आपके यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर की, एंड देन यू थ्रो इट आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, मोटा मोटा सबको स्ट्रक्चर समझ में आया। अब हमें समझना है, ये सब लोगों ने कर लिया अच्छे से, है ना? तो मैं इसका इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो नहीं है, सबने ड्रॉ कर लिया साथ में। ओके, तो अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि प्रोसेसेस क्या हैं जिससे कि यूरिन फिल्टर आउट होता है।
तो जो सबसे पहला काम है दैट इज फिल्ट्रेशन। पहला फंक्शन इज फिल्ट्रेशन। सबसे पहले फिल्टर आउट हो जाएगा, देन इट विल बी रीएब्सॉर्ब्ड, then it will be secretion, and then the fourth one will be excretion. तो ये चार पॉइंटर्स सबको याद होने चाहिए और आंसर लिखते हुए इन्हें लिखकर अंडरलाइन करना है, दैट यू नो व्हाट इज दिस प्रोसेस दैट यू आर एक्सप्लेनिंग। फिल्टरेशन इज जब आपने बोमेन्स कैप्सूल में, देखो यहाँ डायग्राम है क्या बोमेन्स कैप्सूल का, होगा ही डेफिनेटली। मैम नीचे है। हाँ राइट, यस दिस इज इट राइट। तो अभी क्या होता है यहाँ पे देखो ध्यान से, राइट। तो ये जा रहा है आपका ब्लड उसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, थ्रू दी चेन, दिस entangled thread which is called as glomerulus। जो वो entangled thread है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, that is called as glomerulus। तो ग्लोमेरुलस के अंदर से जो भी एब्जॉर्ब कर लिया गया that is then called as filtrate। क्या कहते हैं उसे? फिल्टरेट। जो फिल्टर होके नीचे आ जाता है उसे फिल्टरेट कहते हैं ना। तो वो जो बोमेन्स कैप्सूल ने एब्जॉर्ब कर लिया दैट इज फिल्टरेट। और अब क्या हो गया, जो ब्लड क्लीन हो गया, जिसके अंदर से मोस्टली मैक्सिमम चीजें निकल गई, वो आगे इसमें से ट्रैवल करके निकल गया, लेकिन उसने ना बोमेन्स कैप्सूल को या ये जो नेफ्रॉन है उसको छोड़ा नहीं, अभी उसके आसपास ही घूम रहा है। अभी क्यों घूम रहा है अभी उसकी बात करते हैं, कि अभी उसके ऊपर ही नेफ्रॉन के अराउंड ही रैप्ड अप है सब। तो क्यों है, देखते हैं उसे। अच्छा अभी यहाँ से फिल्ट्रेट को क्या हुआ देखो, ये जो फिल्ट्रेट है आई एम ड्रॉइंग इन ब्लू, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है, कैसे याद करेंगे वो भी बताती हूँ। सबसे पहले लिखो वाटर, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आप ऐसे याद रखोगे कि डाइजेशन से क्या मिला था, डाइजेशन से दो मेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी, प्रोटीन ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड्स मिले थे, और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करके क्या मिला था, ग्लूकोस, राइट। और ये दोनों बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन फिल्टर हो गए हैं एक बार, चले गए हैं, ठीक है। और साथ में कुछ सॉल्ट्स, NaCl, कुछ सॉल्ट्स, नॉट ओनली NaCl बट और भी सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। बस ये चार चीजें, ये चार चीजें मतलब इनके साथ आप और चीजें ऐड कर सकते हो, अदर सॉल्ट्स, आयंस, मेडिसिन जो कभी आप लेते हो, गुड, मेडिसिन जो कभी आप लेते हो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये एज फिल्ट्रेट बाहर आ जाती हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बॉडी ने थ्रो करनी थी, जिसके लिए ये सब काम हो रहा था, दैट इज यूरिया, राइट बच्चे। ये सारा कुछ यहाँ से फिल्टर आउट हो गया, लेकिन सब कुछ थोड़ी फेंकना था, बहुत कुछ तो काम का चला गया। जो वाटर है ना, 90% ऑफ द वाटर जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो इतना अगर वाटर चला जाएगा तो हमारा ब्लड बहुत थिक हो जाएगा। तो हम इतना थिक होना अलाउ नहीं कर सकते हमारे ब्लड को, ये स्पीड स्लो हो जाएगी उसकी बहुत। तो इसीलिए वाटर को वापस रीएब्सॉर्ब करना है। अभी ये सब जो फिल्टर आउट हो गया इसे फिल्टरेट कहते हैं, और यहाँ तक का प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। इसका यहाँ यहाँ तक आ जाना, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, इज फिल्टरेशन। अब ये चला गया पहले PCT के अंदर, ये जो पहला यहाँ पे इन्होंने कॉन्वुलेटेड बनाया नहीं है बट आपको कॉन्वुलेटेड ही बनाना है, ऐसा थोड़ा रिगली रिगली सा। तो अब यहाँ पर चला गया, अब यहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर होगा सेकंड फंक्शन नाउ रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन क्या, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, थोड़ी इतना वाटर थ्रो करना था, नो, रीएब्सॉर्ब करो। एमिनो एसिड्स तो बहुत काम के थे, रीएब्सॉर्ब करो। ग्लूकोज काम का था, रीएब्सॉर्ब करो। तो काफी सारी चीजें, अ लिटिल सॉल्ट ऑल्सो, रीएब्सॉर्ब करो। तो जो काम की चीजें थी हमारी वो हमने रीएब्सॉर्ब कर ली, कहाँ पर, PCT में।
ठीक है। उसके रीएब्जॉर्ब करने के बाद आप आगे जाएंगे हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हेनलेज लूप। अब हेनलेज लूप में ना छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, और वो होल्स के आसपास ये सारी ब्लड वेसल्स घूम रही होती हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आप एब्जॉर्ब कर रहे थे ना, रीएब्जॉर्ब कर रहे थे, तो गलती से कुछ आयंस भी चले गए वापस अंदर, जो हमको नहीं चाहिए थे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ जो नहीं चाहिए थे वो वापस चले गए अंदर। मतलब नेफ्रॉन मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूज्ड ही है, कभी वो एक्स्ट्रा सामान निकाल रहा है, कभी वो फिर कह रहे नहीं नहीं मुझे वापस दे दो, फिर वो कह रहे नहीं नहीं यार गलत चीज आ गई चलो वापस ले लो। तो इसी को रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहते हैं। रीएब्जॉर्प्शन में दिस द कंटेंट दैट वाज लॉस्ट, मोस्टली वाटर, वो वापस लिया जाता है अपना। एमिनो एसिड और ग्लूकोज चाहिए भाई हमको ब्लड में, हमको यूरिन में थ्रो नहीं करना है, तो वो भी वापस लिया जाता है। तो मेनली इन तीन के लिए, और लिटिल सॉल्ट, क्योंकि सोडियम बैलेंस करना है बॉडी के अंदर, तो लिटिल सॉल्ट आल्सो इज रीएब्सॉर्ब। ठीक है। इतनी बात आई समझ में। पर अभी पूरा वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं किया गया, तो लूप ऑफ हेनले में भी रीएब्सॉर्प्शन होती है, यहाँ से वाटर अंदर वापस एंटर किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई वाटर अंदर नहीं आ रहा है, जो असेंडिंग लूप है उसमें कोई वाटर अंदर नहीं आता। यहाँ पे द टास्क इज सिक्रीशन अगेन, जो गलत चीजें गलती से अंदर आ गई चलो फिर से वापस निकलो, दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। ये होता है डिसेंडिंग लूप पे। अब आपको यहाँ याद करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मेहनत मत करो। जो जो याद करो, मेटल्स पड़े थे ना जितने नाम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, वो लिख दो बस। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक, ये जो नाम पड़े थे, ये केमिस्ट्री में जो पढ़े थे वो नाम है यहाँ पर। तो कि क्यों कैसे उन्हें छोड़ देते हैं, बस कुछ और एक्स्ट्रा आयंस हैं जो सिक्रीट कर दिए जाते हैं, जो गलती से अंदर आ गए, जो हैवी मेटल्स थे जो हमें थ्रो आउट करने हैं हमारी बॉडी से, तो वो वापस सिक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद फाइनली यूरिन बन गया है, अब जो बच गया अंदर वो यूरिन है। तो अब वो यूरिन जो है दैट इज कलेक्टेड इनटू द कंडक्टिंग ट्यूब, और वहां से वो मेडुला पोर्शन में इकट्ठा हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ना, इतनी डेप्थ में टेंथ में नहीं है। मैंने थोड़ा सा बस वर्ड बताए हैं ऑल फोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार फंक्शंस, इनकी डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। और कहाँ तक इंपॉर्टेंट है, पीसीईटी तक इंपॉर्टेंट है कि आपने रीएब्सॉर्ब किया। फिर तो सिक्रीशंस में सम आयंस लिख दो बस, है ना। और वाटर रीएब्सॉर्ब लिख दो हेनले लूप तक। तो बहुत मोटा मोटा सा फंक्शन है, उसके बाद बहुत डीप में नहीं है आपके सिलेबस में। तो इसको अब एक बार लाइन बाय लाइन रीड करके इंश्योर कर लेते हैं कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। राइट, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। वर्किंग यहाँ पर है, वर्किंग समझते हैं चलो। स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। In order to understand the working of excretory system of humans, we will use a highly magnified diagram of nephron shown in the figure 109. The dirty blood containing waste like urea brought by renal artery. देखिए यहाँ पर हमारे डायग्राम में, देखिए यहाँ पर डर्टी ब्लड कहाँ किससे आ रहा है, रीनल आर्टरी से आ रहा है। आर्टरी मीन्स ब्रिंगिंग टू द ऑर्गन, नो। तो आर्टरी ब्रिंगिंग टू द ऑर्गन, आर्टरी कमिंग फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। तो coming from the heart to the organ. So this renal artery brings dirty blood to this nephron. और फिर then finally turning into a finer mesh called as glomerulus. और ये थिकनेस में क्लियरली आपके डायग्राम में फर्क दिखना चाहिए। दिस इज दिस थिक, इसको बहुत फाइन बना दो। एफरेंट और इफरेंट ट्यूब्स को, एक को थिक, अच्छा अब याद कैसे रहे एफरेंट कौन सी इफरेंट कौन सी, एबीसी में ए कम्स फर्स्ट ई कम्स लेटर,
तो फर्स्ट कम्स एफरेंट देन कम्स इफरेंट, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो एफरेंट से ब्लड आया और इफरेंट से वापस चला गया, क्रिएटिंग प्रेशर इनसाइड हेयर। यहाँ पर प्रेशर से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ, वो फिल्टरेट जो है यार पीसीटी में आ गया, ठीक है, टिब्यूल, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। तो यहाँ पर क्या है, जो फिल्टरेट है उसके अंदर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट्स है, वाटर है, यूरिया है, ये सब फिल्टरेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। नाउ इट गोज डाउन फ्रॉम हेयर। और देखो ये जो इफरेंट है ना, इसने अभी पीछा छोड़ा नहीं है। वो कह रही है मेरा बहुत सारा सामान ले गए, मुझे वापस तो कर दो। तो वो उसके ही आसपास घूम रही है अपना सामान लेने के लिए, कि बहुत एक्स्ट्रा सामान निकाल लिया है तुमने, ठीक है। अभी यहाँ से जो फिल्टरेट है जो नीचे आ रहा है, यहाँ पर होता है फंक्शन रीएब्जॉर्प्शन का। देखो, all glucose, all amino acids, most salts and most water is reabsorbed in the blood here. यूरिया नॉट reabsorbed। यूरिया क्या करना है हमें। अच्छा एक और बात बताती हूँ आपको, यहाँ से ब्लड में क्या फिल्टर नहीं हो पाता बिल्कुल भी, दैट इज आरबीसीज, बिल्कुल नहीं फिल्टर हो पाते। ये एक क्वेश्चन 1 मार्कर में था भी 10th के पेपर में। आरबीसीज बिल्कुल फिल्टर नहीं हो पाते, और प्रोटीन्स की चेन जो ब्रेक डाउन नहीं हुई है ना अभी मेटाबॉलिक एक्शन से, वो प्रोटीन्स की चेन वो भी नहीं हो पाती, तो ये तो बिल्कुल क्रॉस ही नहीं कर सकते। बाकी सामान जो क्रॉस कर गया उसमें से ये चीजें सब काम की थी। हमने डाइजेशन किया किस लिए था, इतनी मेहनत की थी ग्लूकोज के लिए, एमिनो एसिड के लिए, वो सब थोड़ी ऐसा ही जाने देंगे। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, मोस्ट ऑफ द वाटर, ये सब रीएब्सॉर्ब किया जाएगा, यूरिया रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, ठीक है बच्चे, इतनी बात आई समझ में। अब देन दिस कम्स हेयर नो, वो जो फिल्टरेट है वो आगे आता जा रहा है, एंड देन सम वाटर सम सॉल्ट्स एंड ऑल यूरिया फॉर्म यूरिन। तो पूरा वाटर, कुछ सॉल्ट्स और कुछ और सारा यूरिया टुगेदर मेकअप यूरिन। तो यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आइडियली क्या होने चाहिए, वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, एंड इंक्लूडिंग ऑल दोस मेडिसिन दैट वी टेक। वो मेडिसिन भी यूरिन के थ्रू चली जानी चाहिए बॉडी से बाहर। तो दिस ऑल शुड बी आइडियली द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि बॉडी का ग्लूकोज लेवल हाई है, और पहले ही ब्लड में इतना ग्लूकोज है तो वो रीएब्जॉर्प्शन में निकल नहीं पाया, तो इसीलिए वो यूरिन में दिख रहा है, यूरिन का टेस्ट हुआ है तो दैट इज नॉट नॉर्मल, वो हाई ब्लड शुगर लेवल्स दिखाता है। ऐसे ही हाँ, किसी के यूरिन में आरबीसीज के सैंपल मिले, मतलब किडनी प्रॉब्लम में है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। इन्फेक्शंस मिले जैसे, तो वो भी दैट इज नॉट नॉर्मल, मतलब हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस हैं। तो दिस इज द आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट। एक्सक्यूज मी। तो अब आप एक बार यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो, अभी रुको। यहाँ पर बहुत अलग से उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ पर क्या रीएब्सॉर्ब किया है ना, तो मोटा मोटा सा फंक्शन है। जब आप और इसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करेंगे, आप वो फिर एक एक चीज कितना कितना परसेंट क्या क्या कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कहाँ कहाँ सिक्रीट होता है, वो सब फिर डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार इस फंक्शनिंग को लाइन बाय लाइन आई वांट टू रीड, ताकि इसमें कुछ मिस नहीं हो जाए। तो they are here saying the blood enters the glomerulus filters this blood. During filtration, the substances like glucose, amino acids, salt, water, urea, etc. present in the blood passes into Bowman's capsule and then enter the tubule of nephron. Nephron के अंदर ट्यूब्यूल में एंटर कर गया filtrate. When the filtrate containing useful substances as well as waste substances passes through the tubule, then the useful substances like glucose, amino acids, most salts and most water are reabsorbed into the blood through blood capillaries surrounding the tubule. तो blood जो vessel थी उसने capillaries उसके अंदर डाल रखी थी tubules में, तो उसने अपना सामान reabsorb कर लिया वहां से। Only the waste substances, urea, some unwanted salts, excess water remain behind in the tubule. The liquid left behind in the tubule of the nephron is called urine. Now, the nephron carries this urine into the collecting duct of the kidney from where it is carried to ureters.
From the ureters, urine passes into urinary bladder. Urine is stored in the bladder for some time and ultimately passed off. Sorry, through urethra. Please note that human urine contains water, some salts, nitrogenous substances which are called urea. Nitrogenous ही होता है ना urea, most of which is urea or some uric acid is finally thrown out. Understood everyone or not? Clear with the topic? 5 marker है, पक्का आएगा एग्जाम में. डायग्राम को एक्सप्लेन करना. अगर आपने 4 वर्ड मिस कर दिए ना जो यहाँ कहीं नहीं लिखे थे, व्हाट फॉर? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. अगर ये 4 वर्ड्स आपने नहीं लिखे हैं तो फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. अंडरस्टूड और नॉट? तो भले आप इसे पैराग्राफ में पहले लिख दें कि दीज आर दी 4 स्टेप्स और फिर उसे पैराग्राफ में इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें जैसे मोटा मोटा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फुल मार्क्स वो 4 वर्ड लिखने पर ही मिलेंगे क्योंकि दोज आर दी 4 कीवर्ड्स. आ गई सबको बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है? Add a doubt, ma'am. बोलो. Ma'am, so like chains of proteins cannot be processed by kidneys, right, ma'am? With प्रोटीन्स RBC. बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना बेटा प्रोटीन्स तो. और Ma'am, प्रोटीन्स ही वो नहीं है जो डाइजेशन से आए हैं. ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी भी तो मैन्युफैक्चर करती है ना, डीएनए हमारा सेल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं ना प्रोटीन्स. हमारे प्रोटीन्स ही तो हमें डिफाइन कर रहे हैं. मैं चूहे से अलग क्यों हूं? क्योंकि मेरे अंदर मेरे टाइप के प्रोटीन्स है, चूहे के अंदर ma'am, चूहे के टाइप के प्रोटीन्स है. ma'am, so does this damage the kidneys in any way? अगर प्रोटीन्स हो यूरिन सैंपल में, Yes, ma'am, if they're passing through हाँ kidneys. ऑफ कोर्स दैट इज अ प्रॉब्लम देन. So that usually happens when there's like protein in like excess quantities. When does that happen, ma'am? देखो अब ना पता है क्या, किडनी के माल फंक्शंस बहुत सारे टाइप के हैं. जब मेडिकल लाइन के लिए प्रिपेयर करोगे ना तब पता चलेगा. इट्स नॉट जस्ट कि किडनी माल फंक्शनिंग, कुछ भी एक्सेस होगा तो वो फिल्टर नहीं कर पाएगी. बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं. तो उसे मेडिकल लाइन में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मैंने ग्रेजुएशन में पढ़े थे तो मुझे अभी याद भी नहीं है सारे. तो वो माल फंक्शनिंग हायर स्टैंडर्ड्स में करते हैं. उसे अभी के लिए छोड़ दो. हम बस ये समझो कि अगर इनके अलावा जो यूरिन का आइडियल कॉम्पोजिशन बताया है, अगर इसके अलावा आपको कुछ भी मिलता है तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बॉडी. जैसे कई बार क्या होता है, हमें हल्का सा फीवर होता है, डॉक्टर बोलता है टेस्ट कराओ, कभी ब्लड सैंपल कभी यूरिन सैंपल टेस्ट कराओ. तो उसके अंदर हमारे कुछ पता चलते हैं कि कुछ सैंपल्स ऊपर नीचे हैं, तो दैट इज नॉर्मल क्योंकि फीवर जब होता है तो बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बना रही होती है. तो वो जो एंटीबॉडीज वर्क नहीं कर रहे होते उसके ऊपर वो भी निकल जाते हैं बाहर. तो अभी आप इसे मेडिकल लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाओगे तो उसे छोड़ दो. ऐसे नहीं कि किसी की रिपोर्ट पकड़ के उसको डराने लग जाओ कि ओ भाई साहब तेरी तेरी तो किडनी के साथ हो गई है गड़बड़. है ना? अभी बस इतना समझो कि ये आइडियल कॉम्पोजिशन है यूरिन की. ठीक है? इसके अलावा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स वी शुड रेफर टू द डॉक्टर्स, कंसल्ट टू द डॉक्टर्स एंड टॉक टू देम. ठीक है? अभी इतना समझ में आया. अगर किडनीज माल फंक्शन करती हैं तो फिर बंदे को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है. डायलिसिस एक मशीन होती है. दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल फॉर द पर्सन क्योंकि शुरू में ये स्टार्ट होती है वंस इन अ मंथ से कि आपको वंस इन अ मंथ हॉस्पिटल जाना है. वहां पे आपके आर्म के ऊपर दो तरफ इंजेक्ट की जाएंगी दो ट्यूब्यूल्स. आपका पूरा बॉडी का ब्लड विल कम आउट वंस एंड देन पूरा बॉडी का ब्लड विल गो आउट इनसाइड बैक आफ्टर पासिंग थ्रू दिस मशीन विच इज कॉल्ड एज अ डायलिजर. और धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाता है क्योंकि विद टाइम किडनीज का प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. आप कितनी भी मेडिसिन खाओ अगर किडनी रप्चर होना शुरू हो चुकी है तो स्लोली उसका प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है. तो ये जो डायलिजर मशीन है दिस एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल किडनी टू अस. पूरा बॉडी का ब्लड कमिंग आउट टू द डायलिजर, गोइंग बैक इनटू द ब्लड आफ्टर फिल्टरिंग यूरिन आउट. दैट इज द प्रोसेस हाउ इट इज डन. और फिर स्लोली स्लोली तो ये वंस अ डे पे आ जाता है व्हेन द किडनी कंप्लीटली स्टॉप्स फंक्शनिंग. तो और इन पेशेंट्स को पहचानना बहुत आसान है. आपको इनके दोनों हाथों पे मोटे मोटे ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे और जो कि वूंड्स हो गए हैं ना, इंजेक्ट कर करके एवरी नाउ एंड देन अलग अलग जगह पे उन्हें इंजेक्ट किया जा रहा है कि आज यहाँ से, कल लेफ्ट हैंड से किया था आज राइट से करा लो सर.
तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। और बट दिस इज कीपिंग द पर्सन अलाइव, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में यूरिया रहना शुरू हो जाएगा तो आप 3 दिन के बाद तो यू विल बी इन बैड पेन, और 7 दिन तक तो द पर्सन वुड डाई। हम ये वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने नहीं दे सकते हैं। टू कीप द पर्सन लिविंग, हम आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू, डायलिसिस मशीन्स के थ्रू हम ब्लड को बाहर लाकर उनसे यूरिन एक्सट्रैक्ट करा के ब्लड को वापस बॉडी में डाल देते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, हाउ इज दिस डायलिसिस वर्किंग? ठीक है, अभी और क्या? बस आज के लिए इतना ही करते हैं, इस प्रोसेस को पूरे को डायलिसिस कहते हैं बच्चे। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। अब जो माइन्यूट सी चीजें हमने मिस कर दी हैं, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन में भी ब्लड प्रेशर मिस कर दिया, जो जिसमें डायस्टॉल सिस्टोल मुझे आपको समझाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, 1 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से। देन यहाँ किडनीज में हमने वो जो एनिमल्स हैं कैसे कैसे वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, बर्ड्स क्या थ्रो करती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स क्या थ्रो करते हैं, कैसे थ्रो करते हैं, वो सब प्रोसेसेस वी हैव मिस्ड। तो दैट ऑल टाइनी लिटिल थिंग्स वी नीड टू डिस्कस, बट इस चैप्टर को कंसिडर दिस ओवर नाउ। मोस्टली मैं कह सकती हूँ हार्डली 5 to 10% इज लेफ्ट। तो क्योंकि एक ही दिन दूंगी, यू पीपल नो, कल कर दो सबमिट अपनी लक्ष्मीर सिंह, है ना? ऐसे ही जाता है ना आइकॉनिकली। तो इसीलिए अभी से बैक एक्सरसाइज फिनिश करना शुरू करोगे, बट यू विल रीड द चैप्टर वंस लाइन बाय लाइन बिफोर स्टार्टिंग विद द बैक एक्सरसाइजेस, क्योंकि अभी भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने मिस की हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से और एक्सक्रीशन से ही मिस की हैं, उससे पहले से हमने कुछ मिस नहीं किया था। वी वर गोइंग लाइन बाय लाइन। पर मैं फेडअप हो गई थी इस चैप्टर से, इसलिए मेरे को आज ये खत्म करना था। तो आज हमने फाइनली इसे खत्म कर दिया है। कुछ हो सकता है 15-20 मिनट्स का नेक्स्ट सेशन लगाएं, और उसके बाद साइंस का एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना लक्ष्मीर सिंह खत्म करना शुरू कर दो बेटा। टुडे इज ट्यूसडे, बाय थर्सडे आई आस्क यू फॉर सबमिशंस। तो प्लीज कम स्टार्ट कंप्लीटिंग इट, लेकिन डू इट आफ्टर यू रीडिंग द चैप्टर। गूगल मत कर देना प्लीज आंसर्स को। ओके एवरीवन, चलें क्लास कर दे ओवर। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चिन्मय, यू स्टे बैक। Yes, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटू। मैम मेरा लखमीर सिंह पैक है। तो बेटू ये